गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। एमकेटी कोचिंग क्लास की तरफ से आज आपके सामने फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को लेकर के। जब आप लोग कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान पढ़ने को जाते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है सेकंड चैप्टर में अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आपको ये जानना है कि भारत जो है किसी देश, कोई भी देश हो, जैसे मैं अपने भारत की बात करता हूँ कि उस देश में खर्चे होते हैं, सरकार के पास में बहुत सारे खर्चे होते हैं, सरकार जनता की बहुत सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन कहाँ से कमाती है। तो इन चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, सरकार कहाँ से धन को गेन कर रही है, प्राप्त कर रही है। तो इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में जानेंगे, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, कौन कौन से लोग किस किस क्षेत्र से कार्य करके अपने रोजगार और दैनिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं, इन क्षेत्रों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। अब प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये सर है क्या। तो मैं यही आपको आज बताने जा रहा हूं कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक को ऐसे समझिए आप कि इस क्षेत्र में जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं वे प्रकृति के द्वारा सीधे प्राप्त होती हैं। इसे प्राकृतिक क्षेत्रक भी कहते हैं। इसमें मानव विभिन्न प्रकार के कार्य करता है जो प्रकृति से जिनका सीधा संबंध होता है। जैसे मानव कृषि करता है तो प्रकृति के आज्ञा के बिना मानव कृषि नहीं कर सकता है। अर्थात प्राकृतिक दशाएं जो होती हैं वो किसी क्षेत्र में कृषि को क्या करती हैं, मैनेज करती हैं। तो कृषि आ जाएगा, इसके अंतर्गत कृषि के साथ साथ मानव पशुपालन करता है। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो जंगली उत्पादों को इकट्ठा करते होंगे, ऐसे लोग, या कोई व्यक्ति खनन का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति जंगली उत्पाद इकट्ठा करता है, जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करके, पत्ते इकट्ठा करके विभिन्न प्रकार के कार्य करके अपने रोजगार को संचालित कर रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो प्रकृति के द्वारा सीधे वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, ऐसे क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें मत्स्य पालन भी आएगा, विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन, मधुमक्खी पालन, खेती करना, खनन। एक बार मैं आपको पुनः इन चीजों को बता दिया है कि ये आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या इनमें चीजें आती हैं। अब ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया। भारत में, क्योंकि भारत गांव का देश है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा लगभग 55 से 56% लोग जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसमें काम करते हैं, इसके माध्यम से रोजगार को प्राप्त करते हैं। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। के माध्यम से हम ये देखेंगे कि जो प्राथमिक क्षेत्र में हम वस्तुएं, जिन वस्तुओं को हम पैदा करते हैं, मान लो हमने गेहूं का उत्पादन किया तो गेहूं से आटा बनाना, मैदा बनाना, या धान से विभिन्न प्रकार के वस्तु, चावल या अन्य विभिन्न प्रकार की चीजें बनाना, या लकड़ी हम यहाँ पर पैदा करते हैं, काटते हैं, तो लकड़ी से विभिन्न प्रकार की मानव की उपयोगी वस्तुएं बनाना। अर्थात जब हम पदार्थ की उपयोगिता का सृजन करते हैं, क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां सम्मिलित होती हैं। इनमें निजी और सरकारी दोनों प्रकार के उद्योग होते हैं। अब इसमें औद्योगिक श्रमिक होते हैं, इसमें जो लोग काम करते हैं उन्हें श्रमिक या मजदूर कहा जाता है। ये लोग सीधे क्या करते हैं, कंपनी से काम करते हैं, कंपनी के माध्यम से अपने रोजगार को प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसे हम सीधे कह लेंगे ये औद्योगिक क्षेत्र है, या यूं कह लेंगे कि वे वस्तुएं जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होती हैं उनको द्वितीय क्षेत्र में मानव के लिए उपयोगी बनाने का काम किया जाता है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से आप इसको देखेंगे, जैसे इसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको, भेल है, एचएल है, ये सब द्वितीय क्षेत्र की हमारी कंपनियां आती हैं, इसमें काम होता है। अब हम लोग समझेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सक्रिय क्षेत्र, जिसे हम लोग तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम सेवा क्षेत्र भी होता है। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है, सेवा क्षेत्र से क्या आशय है, सेवा क्षेत्र के विषय में हमको क्या जानकारी करना, तो ऐसे समझिए कि ये प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के लोगों को सेवाएं प्रदान करने का जो काम करता है, ऐसे क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें प्रकृति का सीधा संबंध नहीं होता है, इसमें औद्योगिक इकाइयां नहीं होती हैं,
लेकिन इसमें प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के लोगों की सहायता के लिए लोग काम करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम सेनाओं को रखेंगे, पुलिस को रखेंगे, डॉक्टर्स को रखेंगे, वकील को रखेंगे, या डाक जो वितरित करता है, पार्सल जो वितरित करता है, या अंतरिक्ष अनुसंधान करने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ये लोग शिक्षक होते हैं, ये लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और इसमें लोग अपने बौद्धिक कौशल से, इसमें शारीरिक श्रम बहुत कम, शारीरिक श्रम की बहुत आवश्यकता नहीं, इसमें बौद्धिक कौशल को वरीयता दी जाती है और लोग इसके माध्यम से अपने आप को परफेक्ट करते हैं, आगे की ओर पहुंचाते हैं। इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का यह तीसरा क्षेत्र होता है। अभी इसके पहले मैंने संगठित और असंगठित क्षेत्र के विषय में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, मेरा वीडियो पड़ चुका है, जिन छात्रों ने भी देखा होगा। ये जस्ट उसके पहले का पार्ट फर्स्ट ये है और पार्ट सेकंड ये है। इस पार्ट के अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण मिलेंगे। एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, दूसरा आपको क्वेश्चन मिलेगा संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या है, तीसरा आपको मिलेगा कि कृषि क्या है। तो आप सबसे पहले मैंने कृषि बताया, तो कृषि में ये नहीं कि हम फसलों का ही उत्पादन करें, उसे ही कृषि कहते हैं। कृषि के अंतर्गत हम फसल उत्पादन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पशु जो हैं उनको भी पाल सकते हैं, उनको भी इसमें शामिल करते हैं, या फिर घर पर जो छोटे मोटे काम लोग करते हैं, छोटे मोटे उद्योग धंधे चलाते हैं, ऐसे भी हम कृषि के अंतर्गत इनको भी हम शामिल करते हैं। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो कृषि क्षेत्र में लगे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं। अर्थात भारतीय आय जो अर्थव्यवस्था है उसको सबसे ज्यादा आय इस क्षेत्र से प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम अगर इन 3 चीजों को जान गए हैं तो कहीं न कहीं इस पाठ के विषय में हम बहुत कुछ जान गए हैं। बेरोजगारी, इसी पाठ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो पाठ है, इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन बनता है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। तो बोर्ड एग्जाम में कई बार अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन में, छोटे छोटे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बच्चे इसमें अपने आप को परेशानी महसूस करते हैं। तो मैं सीधे शब्दों में बहुत छोटी सी बात में आपको बताऊंगा कि बेरोजगारी क्या है। देखिए, बेरोजगारी वह दशा है, वह स्थिति है जिसमें मान लो मेरे शरीर में काम करने की क्षमता है और मैं काम करना चाह रहा हूं और काम की तलाश में इधर उधर मैं भटक रहा हूं, मुझको कोई कार्य नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि मुझे बेरोजगारी है। ऐसी स्थिति को ही बेरोजगारी कहा जाता है। मान लो कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है, उसमें ऊर्जा नहीं है, कार्य करने की क्षमता नहीं है, या वो फिर सब कुछ होते हुए वो काम करना नहीं चाहता है, ऐसे लोगों को हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति काम करना चाहता है, जो काम की जिसको आवश्यकता है और उसमें काम को करने की क्षमता भी है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति को, ऐसी दशा को बेरोजगारी कहते हैं। काम करने की क्षमता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगार कहेंगे, उस दशा को बेरोजगारी कहेंगे। अब देखो बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी प्रकार, ये आपका एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आपको मिल जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी हम लोगों को मिल जाएगी, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है क्या। अब इसमें कृषि के क्षेत्र में, और कृषि के क्षेत्र में चक्रीय बेरोजगारी भी हमको मिलती है और इस प्रकार की बेरोजगारी भी मिलती है। खुली बेरोजगारी क्या है, इसके विषय में भी हम जानेंगे। देखिए, जैसे होता यह है कि जब भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है और उस पर एक व्यक्ति काम कर रहा है और वो व्यक्ति काम करके जितना उत्पादन करता है, दूसरा व्यक्ति आकर उसमें काम करने लगता है, उत्पादन ही उतना ही होगा, चाहे उसमें 4 लोग आकर काम करें, चाहे 1 लोग आकर काम करें। तो ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी कहते हैं कि उत्पादन में कोई प्रभाव ना पड़े और कार्य करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ाई जाए
या लगे काम करने वाले लोग उसमें लगते चले जाएं लेकिन उत्पादकता अंततोगत्ता वही हो, ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी कहते हैं। हम आपको बताएंगे दूसरी बेरोजगारी का प्रकार, गुप्त बेरोजगारी जिसे हम बोलते हैं। अब गुप्त बेरोजगारी क्या होती है? इस दशा में ऐसा होता है कि जब किसी देश में औद्योगिक ढांचा बहुत छोटा होता है, अर्थात उस देश में अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है, उद्योग होते हैं, वो इतने नहीं होते हैं जितनी कि उस देश में जनसंख्या होती है। तो काम की तलाश में लोग इधर उधर घूमा करते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता है और वो श्रम शक्ति चूंकि उनके पास में उपलब्ध है तो वो श्रम शक्ति बेकार चली जाती है। ऐसी दशा जिसमें लोग काम करने के लिए तैयार हैं और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके यहाँ काम नहीं है, अर्थात उनके देश का जो औद्योगिक ढांचा है वो इतना छोटा है कि सभी लोगों को वो अपने आप में खपा नहीं पा रहा है, अर्थात सबको काम नहीं दे पा रहा है। ऐसी बेरोजगारी को हम लोग क्या कहते हैं? खुली बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुली बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी को हम लोग खुली बेरोजगारी कहते हैं। और जो आपके द्वारा पहले मैंने बताई भी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है, या शहरों में दुकान पे आप जाएंगे तो एक ही दुकान पे 4-5 लोग एक परिवार के लगे हैं। ऐसी बेरोजगारी को गुप्त या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। और इसे जिसमें लोग काम करने के इच्छुक हैं लेकिन औद्योगिक ढांचा छोटा होने के कारण उनको कार्य नहीं मिल पा रहा है या अपने आप में खपा नहीं पा रहे हैं, ऐसे में ऐसी बेरोजगारी को हम लोग क्या कहेंगे? खुली बेरोजगारी कहेंगे। ये दो प्रकार हो गए। अब हम तीसरे प्रकार की चर्चा करेंगे जिसमें चक्रीय बेरोजगारी आ जाएगी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? इसमें हमको ये समझना है कि ये बेरोजगारी ऐसी होती है कि लोग इसमें काम छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं और पूरे साल उनको काम मिलता भी नहीं है। यह भी कृषि क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है कि 3 महीने देखते हैं कि कोई जब फसल का बोने का समय आता है और फसल को काटने का समय आता है, अर्थात रबी की फसल बोई जा रही है और खरीफ की फसल काटी जा रही है, उस समय पर लोगों के पास बहुत काम होता है। फिर उसके बाद जब रबी की फसलें कटती हैं, जायद बोया जाता है, तब लोगों के पास में बहुत काम होता है। फिर जायद कटती है, रबी खरीफ की बोई जाती तो लोगों के पास में बहुत काम होता है। लेकिन मुख्य रूप से वो साल के 6 महीने ही काम पाते हैं, 6 महीने बेरोजगार रहते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार से बेरोजगारी 3 प्रकार की होती है: प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी।